Hi everyone, myself Saloni Agrawal. I hope you all are doing well. आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस देखेंगे सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि मेंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग एग्जाम का पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि कौन सी यूनिट को कितने मार्क्स अलॉट करे गए। ओके, सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मालूम है ये बात कि एमपीपीएससी में फाइनल पोस्ट लेने के लिए आप लोगों को 3 स्टेजेस क्लियर करनी होती है। सबसे पहली जो होती है वो प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस और दूसरा होता है सीसेट, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो जीएस होता है उसमें हम लोग ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सो ऑन, ये सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, एज इन कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट में प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद बात आती है मेंस एग्जाम और इंटरव्यू की। तो मेंस और इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है और आपको फाइनल पोस्ट जो है वो अलॉट होती है, ठीक है। अब एमपीपीएससी मेंस टोटल कितने मार्क्स का है, सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर पूरी चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो टोटल 1400 मार्क्स का आपका मेंस होता है और 175 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो इन टोटल अगर आप बात करेंगे तो 1575 मार्क्स में से फाइनल मेरिट बनती। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मेंस में यू हैव टू अटेम्प्ट 6 जीएस पेपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 देयर आर टोटल 6 पेपर, जिसमें से जो शुरू के 4 है वो जीएस के होते हैं और लास्ट के जो 2 पेपर है वो हिंदी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जीएस पेपर 1 2 3 और 4, तो 3 तक तो तीनों पेपर को 300 मार्क्स दिया गया है, लेकिन जो 4th पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हिंदी का पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और फाइनली जो एसे वाला पेपर है जो आपको हिंदी में लिखना होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इंटरव्यू का मैंने अभी बताया ही कि 175 मार्क्स है। तो हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में मेनली जीएस पेपर 1 की बात करेंगे कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है और हमको कौन कौन सा पार्ट कवर करना है। और एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है सिलेबस को याद करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने बुक्स उठा ली और अगर आपको यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है तो आप एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे। ओके, सो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 के सिलेबस को डिकोड करना। सबसे पहली बात करें तो जो जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है आपका पार्ट बी। गेटिंग? अब देखो, अभी हाल हमने देखा कि जो जीएस पेपर 1 है वो टोटल 300 मार्क्स का है। तो जो 300 मार्क्स है वो दोनों पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है। एज इन जो पार्ट ए है वो भी 150 मार्क्स का होता है और जो पार्ट बी है वो भी 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट ए में जैसे कि आपको दिख रहा है उसमें हिस्ट्री और कल्चर है, ठीक है। हिस्ट्री और कल्चर का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एमपी। और जो पार्ट बी है उसमें क्या है आपका ज्योग्राफी, अगेन एमपी और इंडिया दोनों की, ठीक है। अब अगर पार्ट ए की मैं आपसे बात करूं तो देयर आर 5 यूनिट्स इन पार्ट ए। ओके, कितनी यूनिट्स है टोटल? 5 यूनिट्स है। सिमिलरली जो पार्ट बी है उसमें भी कितनी यूनिट्स है आपकी? टोटल 5 यूनिट्स। तो अगर सम टोटल करके देखा जाए कि जीएस पेपर 1 में आपको टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी है, तो आपको टोटल 10 यूनिट पढ़नी है जो 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है। गेटिंग? ओके, तो जो सबसे पहला यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है वो आपका हिस्ट्री एंड कल्चर वाला है, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर की सबसे पहले यूनिट 1 2 3 जो आप लोगों को दिख रही है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके 10th सेंचुरी एडी तक। मतलब हम अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो इसमें पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट कवर है। कौन सा वाला पार्ट कवर है? एंशियंट हिस्ट्री वाला, ठीक है। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप लोग स्टार्ट करते हैं, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोका एंड सो ऑन, ठीक है। कब तक? 10th सेंचुरी एडी तक। तो अगर यूनिट 1 को आपको प्रिपेयर करना है तो आपको एंशियंट हिस्ट्री कवर करना होगा। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग
पॉइंट है यहाँ पे। हम लोगों ने बोला कि पार्ट ए के पास टोटल 150 मार्क्स है, पार्ट बी के पास भी 150 मार्क्स है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट है। तो अब देखो, अगर इसके पास 150 मार्क्स है और इसके पास भी 150 मार्क्स है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो टोटल 5 यूनिट्स पार्ट ए में है, हर एक यूनिट को कितना मार्क्स अलॉटेड है, 30 मार्क्स अलॉटेड है, ठीक है, क्योंकि 150 मार्क्स है और टोटल 5 यूनिट्स है, तो कितना है, 30 मार्क्स। एज इन अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कभी भी ये मत सोचना कि एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। डेफिनेटली आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है उसी तरीके से स्ट्रक्चराइज करा गया है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में से 30 मार्क्स है। सिमिलरली आपके यूनिट 2 ये भी कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की है। देखो यूनिट 2 का सिलेबस क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th टू 18th सेंचुरी एडी, मतलब जो 10th सेंचुरी एडी तक जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो यूनिट 1 में कवर है, और यहाँ पे यूनिट 2 में 18th सेंचुरी एडी तक का है, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर थोड़ा सा भी बात करें तो जितना भी आपका तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और जितनी भी डायनेस्टीज आई है वो सारी इस वाले पार्ट में कवर है। इसके बाद मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पूरा मुगल एम्पायर इसका सेकंड पॉइंट में आ जाता है। इमर्जेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इन जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे रूल करा था उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी पे क्या रहा है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है। प्लीज अब ये मत सोचेगा कि ये जो 3 पॉइंट है तो 30 मार्क्स को 10-10-10 इसमें बांट दिया, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट सम टोटल यूनिट 2 में से कितना आएगा आपका, 30 मार्क्स का आएगा। और आप लोगों को सिलेबस देख के ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट 2 इज बेसिकली योर मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपकी यूनिट 1 एंशिएंट हिस्ट्री थी तो यूनिट 2 क्या है, मिडाइवल हिस्ट्री। और अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं तो इट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। ध्यान से देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इंक्लूड है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब जो आप 1947 के बाद की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। सिलेबस देखिए, रिएक्शन ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स, ठीक है। जितना भी ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो भी वो लोग कर रहे थे, उसका इंडियंस का जो रिएक्शन था उनके अगेंस्ट में, वो वाले जितने भी टॉपिक्स है, जैसे आपकी रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, ये जितने भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी उनके अगेंस्ट जो इंडियंस के रिएक्शंस थे वो वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज वेरी इजी। आप जो हम लोग 1857 के रिवॉल्ट पढ़ते हैं वो है इंडियन रेनिसांस, मतलब जितने भी इंडियन रेनिसांस मूवमेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करे थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, वो सब इसमें आ जाएंगे। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर्स, ऑफ कोर्स यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, उनने जो भी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स लॉन्च करे थे उसके बारे में है। इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, कि कैसे किस तरीके से हमने इंडिपेंडेंस गेन करी, वो वाला पूरा पार्ट आता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, वंस जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद स्टेट्स जो है वो किस तरीके से रीऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। 1956 वाला जो एक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश कब फॉर्म हुआ, उससे रिलेटेड। मेजर इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था कि जो 1947 के बाद की हिस्ट्री है वो पूरी इसमें आती है मेजर इवेंट्स में, ठीक है। सो बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है यहाँ पे कवर हो रहा है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। अगेन यूनिट 4 कंप्राइजेज ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। अब जो यूनिट 4 है आपकी, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश, ओके, एमपी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो मध्य प्रदेश में हुआ है, इंडियन कल्चरल हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू एमपी, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो पार्ट ए है उसमें हिस्ट्री के साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी इंक्लूड है, सो यू कांट इग्नोर दैट पार्ट, ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, ओके। इसके बाद सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एमपी अगेन, ठीक है। जितने भी आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, फेस्टिवल है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एमपी में सिचुएटेड है उससे रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है, जैसे कि खजुराहो एक्सेट्रा। उसके बाद टूरिज्म इन मध्य प्रदेश, ऑफ कोर्स यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर द मेन टूरिस्ट सेंटर्स और उससे रिलेटेड सारे डायमेंशंस, ठीक है, ओके। नाउ आती है यूनिट 5, अगेन इट इज ऑफ 30 मार्क्स। देखो टोटल हो गया 150। अब इसमें है डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल इंडिपेंडेंस, जो जो डायनेस्टीज मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट
करी, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि डायनेस्टी ऑफ गोंडवाना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, होलकर, सिंधिया, भोपाल स्टेट एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब मेन जो है डायनेस्टीज यहाँ पे है लिखी हुई है, बट अगर कोई डायनेस्टी बचती है तो हम लोग इसी पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एमपी की डायनेस्टीज से रिलेटेड था। तो यूनिट 1 पार्ट ए इज योर हिस्ट्री एंड कल्चर। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पढ़ना क्या है। ओके, अब बात आती है पार्ट बी की, विच इज योर ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में जो सबसे पहला यूनिट 1 है, इट इज योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब आप बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहले तो आपके फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स इंक्लूड्स योर माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ये सारे आपको कवर करने हैं यूनिट 1 के अंदर में। मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जैसे कि आपके डिजास्टर जो हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वल्केनिसिटी, साइक्लोन, ये सारे यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, साइक्लोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, जो भी है वो पूरा पोर्शन अगेन इस वाले पार्ट में आता है। वर्ल्ड क्लाइमेट, आपके क्लाइमेट एंड सीजन्स, कितने सीजन्स हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट है, इसमें थोड़ा सा आपके करंट डायमेंशंस भी आ जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी था और ये 30 मार्क्स का था। ठीक है, अब जो यूनिट 2 है, इट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अगेन इट इज ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वाली इंपॉर्टेंट यूनिट है, वैसे ही आपकी यूनिट 2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैसे आपने वर्ल्ड के मेजर फिजिकल फीचर्स पढ़े थे, आपको यहाँ पे इंडिया के मेजर फिजिकल फीचर्स देखने हैं। ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर। ठीक है, तो पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट है, या जो हमारा ऊपर में हिमालयन नदन माउंटेन्स वाला पार्ट है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एज इन जो हम इंडिया को 6 डिविजन्स में तोड़ते हैं, वो वाला पार्ट है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है, देखिए, ओरिजिन ऑफ मानसून, जो हम साउथ वेस्ट मानसून पढ़ते हैं, उससे एसोसिएटेड थ्योरीज, इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, अल्नीनो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्नीनो के साथ हमको लानीना भी देखना होता है। इसके बाद क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, क्या क्या क्लाइमेटिक रीजन्स है अलग अलग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि हो सकता है कि ज्योग्राफी में डायरेक्टली यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं लिखा है। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, एज इन कि अगर आप क्लाइमेट को समझना चाहते हैं या क्लाइमेटोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, तो आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट ही वहीं से करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, मोशंस ऑफ द अर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एंड सो ऑन। तो अगर डायरेक्टली कोई टॉपिक नहीं लिखा है, और अगर यहाँ पे कोई टॉपिक लिखा है, तो उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग या बेस बनाने के लिए हमको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो आप प्लीज़ टॉपिक्स को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है तो वो पढ़ लें। बट अगर आपको इसका बेस पढ़ना है कि इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, तो वो आपको कवर करना होगा। ये सारे ही जीएस पेपर में अप्लाई होगा, वेदर इट इज़ योर जीएस पेपर 1, 2 और 3। ओके, एनीवेज मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ योर नेचुरल रिसोर्स, उनके टाइप्स और उनके यूजेस, क्या कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स इंडिया में है। ठीक है, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, सॉइल। ठीक है, ये भी इसमें आप लोग पूरे सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के फॉरेस्ट है ना, वाटर से रिलेटेड डेटा पूरा यहाँ पे आएगा। रॉक्स एंड मिनरल रिसोर्सेज जो भी इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन वाली टॉपिक है, इट इज़ मेनली योर सेंसस। ठीक है, सेंसस वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें आप लोग ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेसी, माइग्रेशन, मोर्टेलिटी रेट, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ योर एफपीआई, विच इज़ योर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नीचे लिखा है, हाँ अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप, सिग्निफिकेंस, उनकी लोकेशन, बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड सो ऑन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो यूनिट 2 है 30 मार्क्स की, बट सिलेबस आपको दिख ही रहा है कि अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज़ योर यूनिट 3, विच इज़ ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर में। ठीक है, मेजर जियोमॉर्फिक रीजन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नर्मदा वैली एंड मालवा प्लेट्यू। ठीक है, नर्मदा वैली और मालवा प्लेट्यू को स्पेशली हाईलाइट करा हुआ है, तो आप लोगों को वो पॉइंट याद रखना है।
नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, कितना डिवीजन है, कितने क्लाइमेट है, कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन मिलता है, वो सब इस वाले पार्ट में हाईलाइट होता है। सॉइल का जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेटा या कितने टाइप्स की है, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, वो है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉइल एंड मेथड्स ऑफ इट्स रिक्लेमेशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो सॉइल कंजर्वेशन है, ठीक है, वाटरशेड, वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब सॉइल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके बाद एमपी के मिनरल रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका टाइप, कहाँ पे उनकी लोकेशन है, ठीक है, और मेनली इसमें माइनिंग एरियाज भी आ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी माइन सिचुएटेड है। एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश कि कहाँ पे कोल है, कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन आयरन का है, सो ऑन, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज वाला डेटा इस वाले टॉपिक में कवर होगा। द ट्राइब्स ऑफ स्टेट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है। जितनी भी वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी एमपी में है, आपको वो वाली ट्राइबल कम्युनिटी भी कवर करके जानी है, क्योंकि वो 30 मार्क्स में इंक्लूड है, ठीक है। एक सेकेंड लास्ट यूनिट है आपकी वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, विच इज वेरी इजी यूनिट, क्योंकि इजी टॉपिक्स है काफ़ी इसके, जिसमें सबसे पहला तो वाटर रिसोर्स ही आ गया है ना, कि ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी मैनेजमेंट की किस तरीके से हम ड्रिंकिंग वाटर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड। उसके बाद जो एक और टॉपिक है इसमें, दैट इज योर डिजास्टर मैनेजमेंट, विच इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। देखो लिखा भी है यहाँ पे नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या स्कोप है, क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक हजार्ड्स एंड मिटिगेशन, ठीक है। मिटिगेशन मतलब ये होता है प्री प्रिपेयर्डनेस, कि कोई भी डिजास्टर आए उसके पहले ही हम कैसे प्रिपेयर हो जाए, सो दैट हम कम से कम कैजुअलिटीज होने दें, ठीक है। तो मिटिगेशन, कम्युनिटी प्लानिंग, रिसोर्स मैपिंग, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मेजर्स लेने सो दैट वी कैन अवॉइड डिजास्टर, एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज हम लोग अवॉइड कर सकें। सेफ कंस्ट्रक्शन एज इन कि जो भी आप स्ट्रक्चर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, मतलब अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको बियर कर सके, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल एफिशिएंसी, ठीक है, अल्टरनेटिव मेजर्स। तो बेसिकली आपके डिजास्टर मैनेजमेंट वाली यूनिट है और इसमें आपका वाटर वाला पार्ट भी आता है, ओके। एक यूनिट और बचती है आपकी ज्योग्राफी में, इट इज योर एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, अगेन 30 मार्क्स, ठीक है। और ये वाली जो यूनिट है ये आपका साइंस एंड टेक वाले पार्ट से भी रिलेट करती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें आप पूरा EMW वेव्स पढ़ते हो, है ना, अलग अलग जो वेव्स होती है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड सो ऑन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है रिमोट सेंसिंग की, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं उसके कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स बताने हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली योर GIS, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ GIS, आपको GIS तो पढ़ना है लेकिन उनके कंपोनेंट्स भी देखना है, साथ में एप्लीकेशन भी देखना है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप सबको मालूम है GPS के बारे में, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तभी आप इस यूनिट के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो थोड़ा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आ जाता है, ऑल्दो ये GS पेपर 1 में ही है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सिलेबस जो पेपर 1 का था। नाउ फॉर्मेट क्या है, GS पेपर 1 का फॉर्मेट क्या है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि जो MPPSC का GS पेपर 1 और GS पेपर 2 है, उन दोनों का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, और जब हम लोग पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे तब भी हम इसको वापस हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब देखो, सिलेबस पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और मुझे कितने वर्ड लिमिट्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको लोगों को मैंने बोला था कि पार्ट A में आपके पास 5 यूनिट है, हर एक यूनिट का 30 मार्क्स है, टोटल कितना हो गया 150 मार्क्स। सेम जो है वो पार्ट B में भी है, 5 यूनिट, ईच यूनिट कैरीज 30 मार्क्स, टोटल हो गया 150। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट डाला हुआ है वो एक सिंगल यूनिट का है, मतलब 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि लेट सपोज आपकी जो यूनिट 1 है पार्ट A में से, उसमें से 3 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितना हो गया टोटल, 9 मार्क्स हो गया। गेटिंग? और एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू हैव 10 वर्ड्स और 1 लाइन, ठीक है, उसी में आपको आंसर करना है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, जो आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 10 नंबर के हो गए। और आपके पास वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स की है, और आपको 5 to 6 लाइन में इनको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, जिस 11 मार्क्स का जो होता है, और एक क्वेश्चन आता है हर एक यूनिट में से, तो एक ही क्वेश्चन आया तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 11। और आपके पास वर्ड लिमिट कितनी है, 200 वर्ड्स की आपके पास वर्ड लिमिट है। तो आप समझिए टोटल मार्क्स कितने हो गए, 9 + 10 इज योर 19, 19 + 11 इज योर 30। मतलब एक यूनिट से जो 30 मार्क्स का आपसे पूछा जा रहा है, जो वेटेज दिया गया है, उसका सेग्रीगेशन ये है। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि हर एक यूनिट में से हमको 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 11 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली आपकी जो पूरी 10 यूनिट है वो कवर हो जाएगी, जो आपकी जीएस पेपर 1 में। और इनफैक्ट जो जीएस पेपर 2 है उसका भी जो फॉर्मेट है वो सेम यही है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे जीएस पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। विल मीट यू देन। गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।